आए दिन सुनने को मिलता है पैसा गिर गया, पैसा गिर गया। कहाँ, कैसे और क्यों गिरता है पैसा? क्या इसके कुछ फायदे और नुकसान भी होते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है अमित और आज हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक वर्ड है डिवैल्यूएशन, द रिडक्शन ऑफ समथिंग्स वैल्यू और वर्थ। मतलब किसी चीज की कीमत कम हो जाना। सुनने में अच्छा लगता है ना, किसी चीज की कीमत कम हो गई। हम खुश क्यों होते हैं? क्योंकि अब सामान हमें कम पैसों में मिलेगा या फिर उतने पैसों में हम ज्यादा सामान ले पाएंगे। क्या हो अगर डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हो, मतलब हमारे पैसे की ही कीमत कम हो जाए, तो देन इट विल बी वाइस वर्सा। और यही होता है पैसे का गिर जाना। इसी को बोलते हैं कि पैसा गिर गया, पैसा गिर। जब हमारे पैसे की कीमत कम होती है, डिवैल्यूएशन होता है, तो इसको बोलते हैं पैसा गिर जाना। अच्छा, तुम्हारा पैसा गिरा कितना है? जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तब $1 और $1 बराबर था। और आज 81 रुपये 80 पैसे तक है। इतना गिरा है हमारा पैसा। अच्छा, अब एक आंकड़ा लेते हैं। जब मोदी जी सरकार में आए थे 2014 में, तब 58 रुपये 50 पैसे था। आज 81 रुपये 80 पैसे है। अच्छा, अब ये होता कैसे है, इसका असर क्या होता है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। इसकी कीमत दिखा रहा है डॉलर में, देखें तो $999। iPhone 14 Pro Max की $1099, है ना। क्या हो अगर आज भी हमारा पैसा और डॉलर बराबर होता तो? जस्ट इमेजिन, ये iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max, इस पे इंपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट कॉस्ट मिलके हमको ये 1300 1400 रुपए तक मिल जाता। 1300 या 1400 रुपए में मिल जाता। लेकिन आज तो ये 1.5 लाख रुपए से ऊपर है। वो इसीलिए कि हमारी करेंसी डिवेल्यूएट हो गई है, हमारे पैसे की कीमत कम हो गई। एक iPhone 14 लेने के बराबर हमारे 1.5 लाख रुपए से ऊपर बैठते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम पैसे को गिरने ही क्यों देते हैं? हम पैसे को गिरने नहीं देते। पैसा गिरता है, उसके कुछ कारण है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। कारण क्या है कि हमारा पैसा गिरता ही क्यों है। कॉजेज ऑफ डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी। एक है रुपीज स्पेक्यूलेशन, जिसका हिंदी मतलब है जमाखोरी। पैसे वाले लोग छुपा कर पैसे को अपने घर में जमा कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि सर्कुलेशन ऑफ मनी नहीं रहता। इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट नहीं होता तो करेंसी कम हो जाती है। तो फिर गवर्नमेंट को नई करेंसी प्रिंट करा के इकोनॉमी में इंजेक्ट करनी पड़ती है। जब नया पैसा और आता जाता है, उससे क्या होता है कि हमारी करेंसी डिवेल्यूट होती जाती है ना। डिमोनेटाइजेशन किया गया था, उसके पीछे यही सबसे बड़ा कारण था कि सर्कुलेशन ऑफ मनी नहीं था इकोनॉमी में, पैसा जब्त कर करके रख लिया था। तो नई करेंसी प्रिंट होती है, नई करेंसी आती जाती है, तो हमारी पुरानी करेंसी जो हमारी करेंसी की वैल्यू है वो कम होती जाती है। एक है लोअर कैपिटल इनफ्लोज। एक वर्ड सुना होगा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके लिए सरकार बहुत सारी कोशिशें कर रही है कि विदेशी कंपनीज हमारे यहाँ के आए, हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाए, हमारे यहाँ पैसा लगे। उससे क्या होगा कि विदेशी पैसा हमारे देश में आएगा, हमारे पैसों की विदेशों में हमारे पैसे की डिमांड बढ़ेगी। उससे हमारा पैसा मजबूत होगा, मतलब कम नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे कैपिटल इन्फ्लोज हैं, लेकिन उतने नहीं है जितना सरकार कोशिश कर रही है और हमें जरूरत है ना। वैसे तो वो जितना आ जाए उतना ही कम है, जितना ज्यादा आएगा हमारी करेंसी की वर्थ उतनी बढ़ती जाएगी। लेकिन जरूरत हमें कितनी है, कम से कम कितना होना ही चाहिए। एक नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट होता है डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। मतलब जितना हम सामान विदेशों से मंगाते हैं, उसके लिए हमारा पैसा विदेशों में जाता है, और विदेशी हमारे देश का सामान मंगाते हैं, वो हमारे देश का पैसा मांगते हैं। तो इसका डिफरेंस है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जून क्वार्टर का कुछ आंकड़ा है, जिसको जो प्रेजेंट किया गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको 2000 हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में 2840 करोड़ का गैप है। मतलब जो हम सामान विदेशों से मंगाया है और हमने विदेशों में भेजा, उसके अंदर 2840 करोड़ का अंतर है। मतलब हमने विदेशों में इतना सामान कम भेजा जितना मंगाया है, उसका अंतर है। अब इतना, इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये 23 खरब रुपए से ऊपर पहुंच जाता है। अब इसके लिए सरकार क्या करेगी? या तो नई करेंसी प्रिंट करे, नया टैक्सेशन पॉलिसी लेके आए, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाए। मतलब जो भी उनका क्राइटेरिया होगा कि ये 23 खरब रुपए पैसा कहाँ से लाना है, जिसको बैलेंस करने के लिए, या गवर्नमेंट खुद खुद डॉलर परचेज करके इसको बैलेंस करे। जो इसी के लिए होता है ना फॉरेन रिजर्व, उसमें जो हमारे डॉलर होते हैं, उससे यही बैलेंस करने के लिए लिया जाता है। उसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। मतलब इनको इक्वल कैसे किया जाए, इतने पैसे कहाँ से आए, दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इसको बराबर करने के लिए या तो सरकार विदेशी करेंसी खुद परचेज करे, तो उससे भी तो हमारी करेंसी विदेशों में ही जा रही है ना। हमारी करेंसी विदेशों में जा रही है, हम विदेशी करेंसी की डिमांड करें तो हमारी करेंसी डिवैल्यूट होती है, हमारे पैसे की कीमत कम होती है, इसीलिए हमारा पैसा गिरता है। ये एक बहुत बड़ा गैप है ना, $2840 करोड़। इसी की वजह से हमारा करेंसी डिवैल्यूट होती है, पैसा गिरता है। इम्पैक्ट, अगर पैसा गिरता है तो उसके क्या नुकसान होते हैं, क्या इम्पैक्ट होते हैं, क्या असर होते हैं, क्या फायदे होते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। पहले पढ़ते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट, मतलब कुछ फायदे भी हो सकते हैं।
वो समझने की कोशिश करते हैं। फायदे क्या हो सकते हैं? बूस्ट एक्सपोर्ट। जब हमारी डिवैल्यूएशन होता है तो हमारे विदेशों में जो सामान मंगाते हैं उनके लिए हमारी चीज़ें सस्ती हो जाती है, तो वो थोड़ा और ज़्यादा सामान मंगाने लग जाते हैं, तो उससे जो हमारा विदेशों में सामान भेज रहे हैं वो थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है, तो एक्सपोर्ट बढ़ता है ना। बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता लेकिन थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है। और अगला है टू श्रिंक करंट अकाउंट डेफिसिट। जब हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच में जो बहुत बड़ा गैप है 2840 करोड़ का, ये थोड़ा बहुत कम होता है, शायद कम होता है। एक है शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। जब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ने लग जाएंगे, एक्सपोर्ट जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा फायदा होगा हमारी करेंसी के लिए, है ना। तो ये शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आता है ऐसे ना। अब डिमांड बढ़ेगी विदेशों में हमारे सामान की, तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो जीडीपी में इन्वॉल्व होगा, तो ये शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ है। इसका बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट नहीं होता क्योंकि ये गैप ना बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता है ना। क्या हो अगर अगर हमारी इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी हो, एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी होती है ना, उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। जो विदेशों से सामान मंगाते कम है, भेजते ज्यादा है, उनका डिवैल्यूएशन जितना होता है ना, डिवैल्यूएशन होता है तो उसको इकोनॉमी को फायदा होता है। लेकिन हमारी इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी के लिए इतने नहीं होते, इसलिए नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा है। अब वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट। जो विदेशों से सामान मंगाते हैं वो बहुत ज्यादा महंगा होता जाता है। जैसे हमने आईफोन 14 का एग्जाम्पल लेता है। मान लीजिए अगर जब $1 1 रुपये बराबर होता तो हमको 1200-1300 रुपये या 1300-1400 रुपये में हमें आईफोन 14 मिल जाता, है ना। लेकिन अभी तो 1.5 लाख रुपए से ऊपर है, और ये अगर हमारा और ज्यादा डिवेल्यूशन होगा करेंसी का तो उतना ही ज्यादा महंगा होता जाएगा। आईफोन वही है ना, आईफोन वही है, लेकिन उसकी कीमत हमारी डिवेल्यूशन की वजह से महंगी होती जाएगी, है ना। राइजिंग ऑयल प्राइसेस। हम क्रूड ऑयल पूरा इकोनॉमी को रन कराने के लिए क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो अगर जब उसकी कीमत होती है डॉलर पर बैरल, मतलब इतने इतने डॉलर में एक बैरल मिलेगा। जब डॉलर की कीमत हमारी हमारी पैसे की कीमत कम हो जाएगी, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो हमें क्रूड ऑयल भी महंगा मिलेगा, है ना। सामान जो पेट्रोल डीजल विदेशों में से आता है वो महंगा होता जाएगा। अब लीड्स इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है कांस्टेंट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, मतलब जो हमारे हर एक चीज की सामान की कीमत ना धीरे धीरे बढ़ती है। जो एक सामान पहले ना एक मार्च 1 रुपए की आती थी, अब वो 2 रुपए की आती है। ये क्या है? माचिस तो वही है, लेकिन वो इन्फ्लेशन की वजह से 2 रुपए की हो गई। अभी इन्फ्लेशन की कैसे होता है ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसकी कोशिश करेंगे कि हम बाद में कभी पूरा डिटेल में पढ़ पाएं। लेकिन हाँ, इसका मतलब यही है कि जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं जो हम विदेशों से नहीं मंगाते वो भी हमारे देश में बनते हैं, वो भी महंगे हो जाते हैं। वो इसीलिए कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ जाती है, लॉजिस्टिक्स महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, तो हमारे यहाँ पे जो सामान विदेश अपने देश में भी एक दूसरी जगह पे आता है उसकी कीमत में कॉस्ट इन्वॉल्व होती जाती है, तो वो महंगा होता जाता है। ट्रैवलिंग अब्रॉड कॉस्टलियर। विदेशों में जाना महंगा हो जाता है। विदेशों में चाहे एजुकेशन पर्पज के लिए, स्टडी पर्पज से जाएं या फिर टूरिस्ट वीजा पे जाएं, मान लीजिए तो हमें वहाँ की करेंसी कन्वर्ट करानी पड़ती है। हमारी हमारी करेंसी डिवैल्यूट होती है तो वहाँ की करेंसी लेना उतना ही महंगा होता जाता है जितनी हमारी करेंसी डिवैल्यूट होती जाती है ना। मान लीजिए डॉलर और 100 रुपया बराबर होता है, तो हमें अमेरिका जाने के लिए 100 डॉलर चाहिए, तो हमें 100 रुपये देने पड़ेंगे। उस पर थोड़ा सा एक्सचेंज कॉस्ट थोड़ा बहुत लग जाती है, वो अलग है। लेकिन और फिर अभी 81 रुपये 80 पैसे, तो अभी हमें 8 या 100 रुपये से ऊपर ज़्यादा देने पड़ेंगे वहाँ के 100 डॉलर लेने के लिए, वही 100 डॉलर। और मान लीजिए हमारी करेंसी और डिवैल्यूट हुई और ये 100 रुपये पर डॉलर हो गया, तो वहाँ के 10,000 रुपये लेने देने होंगे हमें वहाँ का एक 100 डॉलर लेने के लिए। ट्रैवलिंग अब्रॉड कॉस्टलियर। विदेशों में जाना चाहे वो स्टडी पर्पज से हो या फिर टूरिस्ट वीजा पे, वो महंगा हो जाएगा। वो कैसे? कि मान लीजिए हमें अमेरिका जाना है और हमें वहाँ के 100 डॉलर चाहिए, तो अभी हमारे 81 रुपये 80 पैसे है, तो हमें 8 या 100 रुपये से ज़्यादा देने पड़ेंगे। और यही थोड़ा कम हो जाए, मान लीजिए, है ना, ये 1 रुपया पे आ जाए, 1 रुपया 1 डॉलर बराबर हो जाए, तो हमें कितने देने पड़ेंगे? हमें 100 रुपये देने पड़ेंगे। और यही हमारा 100 रुपये पर पहुंच जाए 1 डॉलर, है ना, 1 डॉलर 100 रुपये के बराबर हो जाए, तो क्या होगा? हमें 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो वहाँ के तो 100, अमेरिका के तो 100 डॉलर ही रहे, लेकिन हमारे 1 रुपया, सॉरी 100 रुपया है, और 8 या 100 रुपया और 10,000 रुपया, तो ये इतना सारा अंतर हो जाता है, ये डिवैल्यूएशन की वजह से हो जाता है। तो इसके ना बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। जो फॉरेनर्स होते हैं हमारे यहाँ, मतलब जो विदेशों में व्यापार करते हैं, विदेशों में जाते आते रहते हैं, उन लोगों को इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये जब थोड़ा थोड़ा भी इम्पैक्ट चेंज होता है ना, तो उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस लेके आता है, इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आता है ये डिवैल्यूएशन, है ना। अब अगर ऐसी बात है तो इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता? कंट्रोल शायद किया जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं, क्योंकि हमारे एक क्वार्टर का 2,840 करोड़ डॉलर का, मतलब 23 खरब का अंतर है, तो ये पैसा कहाँ से है? इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि ये जो गैप है ना, ये जितना ज्यादा कम होता जाएगा उतना ही आसान होगा हमारे यहाँ डिवैल्यूएशन को कंट्रोल कर पाना। और कुछ कारण है जो, सॉरी, कुछ प्रिकॉशन है, कुछ सावधानियां सरकार ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं
कि डॉलर और पैसे में ज़्यादा गैप ना बढ़े, हमारी डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी ना हो, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं सरकार ने उठाए, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेप है मेक इन इंडिया, है ना। जैसे हमने कहा कि वो 2,840 करोड़ डॉलर का डिफरेंस है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं ना, तो उसका पर्पज़ क्या है, हम विदेशों से मंगाने की बजाय अपने देश में बनाए। तो ये मेक इन इंडिया अंडर द बीजेपी गवर्नमेंट 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसका मेन पर्पज़ यही था कि विदेशों से इम्पोर्ट कम किया जाए, अपने देश में प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, है ना। तो इससे ये जो गैप है, विदेशों से सामान मंगाना कम होता जाएगा, हमारे यहाँ ही प्रोडक्शन होगा, तो हमें उसके लिए विदेशों में सामान, अपना पैसा विदेशों में नहीं जाएगा हमारा, तो उससे डिवैल्यूएशन कम होगा। डायरेक्ट डील्स इन इंडियन रुपीज, मतलब हम जैसे, अब यही क्यों बोलते रहते हैं कि अमेरिकन डॉलर से हमारा पैसे, क्या अमेरिकन डॉलर से ही क्यों कंपेयर करते हैं। कंपेयर सबसे होता है, लेकिन अमेरिकन डॉलर ज़्यादा मैटर करता है। जैसे इंडिया में मीडियम ऑफ एक्सचेंज इंडियन रुपी है, ऐसे इंटरनेशनल मार्केट में मीडियम ऑफ एक्सचेंज अमेरिकन करेंसी डॉलर है, इसलिए हम डॉलर से कंपेयर करते हैं कि सामान अगर विदेशों से कुछ मंगाना है तो हमें डॉलर में पैसे देने पड़ते हैं उसके, इसलिए हमारे डॉलर के हिसाब से ज़्यादा रुपए की रुपए को मेजर किया जाता है। तो अगर क्या हो, अगर अब डॉलर में ना लेके विदेशों सामान मंगाए, हम सीधा उसको अपने पैसे में एक्सचेंज करें, तो ऐसा कुछ किया जा रहा है। जो अभी रसिया से जितना सारा ऑयल इंपोर्ट किया गया था, उसमें अमेरिका ने तो ना एक सैमसंग से लगा दिए, तो वहाँ अमेरिकन डॉलर तो ले नहीं रहे वो, तो उनको ना इंडियन करेंसी में पेमेंट किया गया था उनके क्रूड ऑयल का। और फ्रांस में यूपीआई ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो ये भी कुछ तरीका है। अभी इसका अभी फायदा नहीं दिख रहा है इसका, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बड़ा प्रॉफिटेबल फायदा होगा। चाइना इस पे बड़े लेवल पे काम कर रहा है कि वो हम जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट लेके जाए, वो अपनी करेंसी में लेके जाए, वो अमेरिकन डॉलर पे डिपेंड ना रहना पड़े। और एक है इम्पोर्ट, इंक्रीज इम्पोर्ट ड्यूटी, ये तो शुरू से चला आ रहा है कि अगर इम्पोर्ट ज़्यादा होते जा रहे हैं तो उन पर टैक्स बढ़ा दो, उन पर इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा हो जाएगी, तो जो इम्पोर्टर्स हैं वो एक बार मंगाने से पहले सोचेंगे कि वो ज़्यादा जरूरी है या नहीं। तो अगर ज़्यादा जरूरी नहीं होता तो कम मंगाते हैं, क्योंकि उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा लग जाता है। अगर टैक्स ज़्यादा लग जाता है तो ये डिवैल्यूएशन को कम नहीं करता, लेकिन ये टैक्स, अगर जब टैक्स कलेक्शन होता है तो ये जो 2,840 करोड़ डॉलर का गैप है, इसको फुलफिल करना थोड़ा आसान होता है। और जो 2,840 करोड़ का गैप फुलफिल करने का जो तरीका होता है ना, दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मनिर्भर भारत। अब आईएनएस विक्रांत की फोटो देख रहे हैं, है ना, जिसका बजट 20,000 करोड़ था। मान लीजिए कि बहुत सारे पहले से पहले क्या था, जितने भी आर्मी के लिए वेपन्स, है ना, फाइटर जेट्स, जितने भी नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए चाहिए होते, विदेशों से मंगाने पड़ते थे, विदेशों से मंगाए जाते थे। इसमें बहुत बड़े घोटाले घोटाले वो भी होते थे, और महंगा भी पड़ता था। बोफोर्स वगैरह इन सारी चीज़ों के केसेस चलते रहते हैं, वो उनका असली क्या मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है कि हम विदेशों से मंगाने की बजाय इनका ना बहुत बड़े लेवल पे, अभी जैसे कि फ्रांस से राफेल मंगाए, तो उनकी एक्चुअल कीमत क्या है वो सरकार ने डिस्क्लोज नहीं करी है। लेकिन हाँ, जब यूपीए गवर्नमेंट, उसके क्या ट्रांजेक्शन, क्या सौदे हुए थे, वो राहुल जी ने 25,000 करोड़, 35,000 करोड़, 40,000 करोड़ करके बताए। तो मतलब कहने का मतलब है एक जहाज की कीमत 35 30 35 हजार करोड़ रुपए, है ना। तो इतना सारा पैसा हमारा विदेशों में जाता, तो इससे क्या होगा, ये बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट जाता है ना। तो ये इससे बहुत बड़ा कारण है कि डिवैल्यूएशन होता है। एक तो ये हमारी आर्मी के लिए बहुत सारी चीजें हमें विदेशों से मंगानी पड़ती है, एक क्रूड ऑयल, इनका भी बहुत बड़ा कारण है। ये 2,840 करोड़ डॉलर, 23 खरब से ज्यादा का अंतर है, इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है ना। तो अगर ये सारी चीजें हम मैनेज कर पाते, इसमें आत्मनिर्भर भारत एक अच्छा स्टेप है कि हम, अब ना, जो ऐसे कि तेजस तेजस विमान है, तेजस फाइटर जेट है, वो इंडिया में बनना है। ब्रह्मोस रसिया के कॉन्ट्रैक्ट से इंडिया में ही बन रही, तो ये एक बड़ा, इसके लिए हम विदेशों में पैसे दे के नहीं मंगाने पड़ेंगे, तो ये एक अच्छा स्टेप है, जिससे हम डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी को मेंटेन कर सकते हैं, और जो विदेशों से सामान आता भी है तो हमें इतना महंगा ना पड़े। धन्यवाद।